नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय अपना जो ये बैच चल रहा है उसमें हमें पढ़ना है दोस्तों सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में लेकर आज की कक्षा से हम आरंभ करते हैं दोस्तों अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं इस आगामी जो समय उसमें पढ़ेंगे। अब तक हमने काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण कंप्लीट पढ़ लिए दोस्तों, जो रीट और अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए मुख्य है। अब अपने आगामी कक्षा में हम पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का वो संक्षिप्त इतिहास को या इतिहास की समरी देखते हैं दोस्तों, जो सभी विद्वान जिसको लेकर एक मत है, सभी विद्वान जिसको मानते हैं, उसी समरी को आज हम इतिहास के आरंभ में देखते हैं। ये संपूर्ण इतिहास की समरी है, हम इसी के बेस में इसी को आधार में लेकर पूरा इतिहास पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास की ये संक्षिप्त समरी दोस्तों। ये वो ऑथेंटिक मैटर है दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, और हर भर्ती परीक्षा में यहां से लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट आज का आपका मैटर तैयार किया है। तो आप सभी लोग इस मेहनत का लाभ लें और इसका फायदा उठाएं दोस्तों, और देखें हिंदी साहित्य की ये इतिहास की एक झलक, एक झांकी। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसा कि यहां पढ़ते हैं, आपने देखा कि सभी विद्वानों ने मुख्यतः अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके विभाजन को लेकर अपने अपने अलग अलग मत दिए थे। हिंदी साहित्य के जो आरंभ में इतिहास वेत्ता थे, जिसमें गारसा दे तासी जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का आरंभ किया, लेकिन उन्होंने इतिहास के जो खंड है, विभाजन है, वो नहीं किया थे दोस्तों। उन्होंने केवल कवियों का कलेक्शन किया था। इसी क्रम में अगले जो कवि है अपने शिव सिंह सेंगर, उन्होंने भी इतिहास वर्णन में केवल उनका कलेक्शन किया, उनको इकट्ठा किया, कोई इतिहास विभाजन नहीं किया। इसके बाद काल विभाजन का कार्य किया था, जो तीसरे नंबर पे अपने जो कवि आते हैं जिनका नाम है दोस्तों अपने जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने इतिहास में काल विभाजन किया था, और उनके बाद लेकिन उन्होंने काल विभाजन 14 भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया, जो कि एक विस्तृत विभाजन था और जिसका कोई सटीक वर्णन नहीं था। निश्चित कुछ काल उसमें छोड़ दिए थे। इसी क्रम में अगला जो विभाजन हुआ वो किया मिस्र बंधुओं ने दोस्तों। मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था वो निश्चित था, सटीक था, लेकिन उन्होंने काल विभाजन जो किया वो विस्तृत कर दिया, बड़ा कर दिया। उनका काल विभाजन भी लगभग 8 भागों में अलग अलग माना जाता है। इसी क्रम में अगले जो इतिहासवेत्ता अपने जो माने जाते हैं वो है दोस्तों अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास वर्णन है वो सर्वमान्य है, सभी विद्वान उसको मानते हैं, और उस मत को आगे के विद्वानों ने येन केन प्रकारण उसी में कुछ काट छांट करके उसी में कुछ जोड़कर इतिहास का वर्णन किया है। तो आज का जो हमारा विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास की संक्षिप्त झलक, जो आप देखोगे दोस्तों, ये सर्वमान्य मत है, इसको लेकर सभी विद्वान एक मत है। तो आइए देखते हैं आज का अपना ये इतिहास वर्णन। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि अपना जो इतिहास है उसे 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा था। 3 भागों में बांटा। उसमें जो पहला काल था उसको नाम दिया दोस्तों आदिकाल, जिसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अन्य विद्वानों ने अलग अलग दिया था। तो आइए उसी को आज हम देखते हैं अपनी इस कक्षा में। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि जो पहला काल है जिसे आदिकाल हम कहें, आदिकाल के बाद अपना मध्यकाल, मध्यकाल के भी विद्वानों ने 2 भाग किए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और उसी क्रम में अगला जो अपना काल है वो आधुनिक काल। तो मुख्य रूप से अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 3 कालों में विभाजित है, लेकिन उसे सरलता से समझने और पढ़ने के क्रम में उसे 4 भागों में विभाजित किया है। मध्यकाल के 2 भाग कर दिए दोस्तों,
पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल को नाम दिया सभी विद्वान, उसको लेकर एक मत है, वो नाम था दोस्तों भक्ति काल। उसके बाद अपना उत्तर मध्यकाल, उसको सभी विद्वानों ने एक मत जो रहकर नाम दिया और जिसमें सभी विद्वान सहमत है, वो है दोस्तों रीति काल। और इसी क्रम में अपना जो अगला काल आता है वो है आधुनिक काल। तो आइए आज हम उनको देखते हैं, संक्षिप्त इनकी झलक। तो देखिए पहला जो काल है दोस्तों वो आदिकाल, जो शुरू का काल है उसे हम आदिकाल नाम से जानते हैं और इसका समय 7वीं सदी से और 12वीं सदी तक 14वीं सदी तक माना जाता है। 7वीं सदी से 14वीं सदी तक का जो समय है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसे हम आदिकाल कहते हैं। अब आदिकाल को लेकर विद्वान एक मत नहीं, इसके नाम को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद है, इसके समय को लेकर भी विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। केवल आदिकाल को लेकर ही नहीं, अन्य कालों को लेकर भी मतभेद है, लेकिन उनमें ये निकेर प्रकारण सभी विद्वान लगभग एक मत से ही है। लेकिन आदिकाल को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है और उसके समय काल को भी इस क्रम में माना है कि इसका समय काल 7वीं सदी से कुछ प्रारंभ मानते हैं और अंत 14वीं सदी तक मानते हैं। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर जो ग्रियर्सन है, डॉक्टर ग्रियर्सन जो आपके आदिकाल है दोस्तों उसे नाम देते हैं चारण काल। इनका मानना था कि उस काल में चारण भाट अधिक थे और राजाओं के आश्रय में रहने वाले चारण भाटों ने ही अधिक साहित्य रचा, इसलिए इसे चारण काल नाम देना ही सही होगा। तो ये नाम दिया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने जो नाम दिया वो था दोस्तों आरंभिक काल, यानी कि मिस्र बंधुओं का मानना था कि ये हिंदी साहित्य का आरंभ था, इसलिए इसको आरंभिक काल नाम देना ज्यादा सही रहेगा। तो मिस्र बंधुओं का नाम था आरंभिक काल। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया दोस्तों वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण था वीरगाथा काल और इनका मानना था कि आदिकाल में सबसे अधिक रचनाएं वीरता से पूर्ण युद्धों के वर्णन से संबंधित थी, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल नाम देना ज्यादा सटीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जो आदिकाल का नाम आदिकाल दिया, जो लगभग सभी विद्वान इसको लेकर आगे के जो विद्वान थे वो एक मत थे कि हाँ इस काल का सही नाम आदिकाल ही हो सकता है, क्योंकि आदि का अर्थ है आरंभ और प्रारंभ का जो समय है काल है वही आदिकाल, इस नाम से इनका नाम सही माना। इसी क्रम में रामकुमार वर्मा ने नाम दिया दोस्तों संधि काल और चारण काल। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को नाम दिया आपके प्रारंभिक काल और शून्य काल। बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा ने नाम दिया दोस्तों अपभ्रंश काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों नाम दिया बीज वपन काल, अर्थात इनका मानना था कि इस काल से ही हिंदी में लिखने का बीज डला, अर्थात आरंभ किया गया था। इसके बाद रमाशंकर शुक्ल जिन्होंने नाम दिया दोस्तों जय काव्य काल, अर्थात इनका मानना था कि ये काल मूलतः युद्ध आदि से संबंधित था और विजय प्राप्त करना ही उस समय के राजाओं का मूल उद्देश्य था और कवियों का लेखन भी जैसे या विजय से संबंधित ही था, तो जय काव्य काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काव्य नाम दिया। इसी क्रम में राहुल सांकृत्यायन आदि ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया कि इनका मानना था कि उस समय मुख्यतः सिद्ध या सामंत यानी कि सिद्धों का जो 84 सिद्ध थे और सामंत यानी राजाओं का ही काल था, इसलिए ये नाम सही है। कमल कुल श्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल नाम दिया। कमल कुल श्रेष्ठ ने माना कि ये एक अंधकार पूर्ण काल था, इसमें किसी को एक निश्चित रास्ते का या निश्चित मार्ग का, निश्चित वृत्ति का पता नहीं था कि किस क्रम में लिखना है, इसलिए इसका नाम अंधकार काल सही रहेगा। इसी क्रम में सुमन राजे ने इसे आधार काल नाम दिया कि ये हिंदी का आधार स्तंभ था, अर्थात हिंदी की ये नींव थी, यहां से लेखन कार्य आरंभ हुआ। इसी क्रम में वासुदेव सिंह ने दोस्तों उद्भव काल नाम दिया। ऐसे
अलग अलग विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल को अलग अलग अनेक नामों में पुकारा गया और इसके प्रारंभ को लेकर भी विद्वानों ने अलग अलग समय विभाजन दिया है। किसी का आरंभ कब से है, किसी का कब से, लेकिन जहां तक है कि सबका जो आरंभ समय 7वीं सदी के मध्य से और अंतिम समय 14वीं सदी के मध्य तक ही है। तो इस प्रकार यहां विद्वानों का काल विभाजन हमने देखा। आगामी और विस्तृत कक्षाओं में इसकी और डिटेल हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये हम संक्षिप्त वर्णन देख रहे हैं। अब देखते हैं हम आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। दोस्तों ये वो सेलेक्ट चैप्टर है या वो सेलेक्ट बिंदु है, पॉइंट है आपका, जहां से आपको हर भर्ती परीक्षा में जहां हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं वहां आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलने का चांस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना, तो सभी विशेष तौर से ध्यान दें इस पे। अपना अगले जैसे कि अपना पॉइंट है प्रमुख कवि। तो आदिकाल के प्रमुख कवियों में जैसे अपने सरहपा, ये सिद्ध कवियों में थे दोस्तों, तो सिद्ध कवियों में सरहपा, शबरपा, लुईपा, या आपके नाथ कवियों में मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि प्रमुख थे। फिर अपने जैन कवियों में स्वयंभू, देवसेन, धनपाल आदि प्रमुख थे। इसी क्रम में अपने यहाँ राज कवियों में चंद्रवरदाई, दलपति विजय, नरपतिनाल ये प्रमुख थे। और अपने जो स्वतंत्र कवि थे जो मनोरंजन के लिए ही रचनाएं लिखते थे, उन कवियों में दोस्तों अमीर खुसरो, विद्यापति, रोड़ा कवि आदि जो विद्यापति थे, और रोड़ा कवि और कल्लोल आदि जो अपने जो लोक कवियों में आ जाते हैं दोस्तों। ये अपने गद्य में और पद्य में रचना लिखने वाले थे। कल्लोल या कुशललाभ आदि अपने लोक कवियों में आते हैं। तो इस प्रकार ये अपना जो आदिकाल है उसके प्रमुख कवि थे दोस्तों। आदिकाल में अनेक अलग अलग धाराएं थी, उनके हमने कुछ सेलेक्ट प्रमुख कवियों को यहाँ लिया है। तो ये रहा अपने आदिकाल से संबंधित कि आदिकाल को विद्वानों ने अलग अलग क्या नाम दिया और इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। इसी क्रम में अपना दूसरा जो काल आता है दोस्तों वो है आपके भक्ति काल। ये काल ऐसा काल था, ये ऐसा नाम था, ये हमारे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहलाता है दोस्तों। आचार्य जो अपने ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसे हिंदी का स्वर्ण युग कहा था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, क्योंकि ये काल ऐसा काल था कि इस काल में लिखी गई रचनाएं इतनी श्रेष्ठ और उत्तम थी कि इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए इस काल को लेकर लगभग सभी विद्वान एक मत थे, सभी ने भक्ति काल नाम है उसे स्वीकार किया था, इस पे किसी का अलग अलग और कोई मत नहीं था। और इसका समय काल दोस्तों 14वीं सदी से और 17वीं सदी तक विद्वानों ने माना है। 14वीं सदी से आरंभ और 17वीं सदी तक इसका अंतिम दौर माना है। तो देखिए भक्ति काल को भी दोस्तों विद्वानों ने दो भागों में बांट दिया था मुख्य रूप से। पहला भाग था आपके निर्गुण काव्य और दूसरा था दोस्तों सगुण काव्य। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। तो निर्गुण काव्य को भी दोस्तों विद्वानों ने दो भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया था, जिसमें आपके ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा और दूसरी थी प्रेमाश्रयी और सूफी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा ये भक्ति काल का वो समय था दोस्तों जब संत कवियों द्वारा ज्ञान चर्चा की जाती थी और उनके द्वारा काव्य रचना की जाती थी। तो इस काव्य धारा के प्रमुख जो कवि है दोस्तों वो है कबीरदास। ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के प्रमुख संत या कवि है कबीरदास। इसके बाद आपके नामदेव, धन्ना है, पीपा है, रैदास है, दादू दयाल है, सुंदरदास है, मलुकदास है, और आपके कबीरदास के शिष्य जैसे ले धर्मदास आदि इस काल के जो प्रमुख संतों में आते हैं दोस्तों। तो निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा। पहली जो काव्य धारा वो है आपके संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी, तो ये आपके प्रमुख कवि थे उस समय के। इसी क्रम में दूसरी काव्य धारा है आपकी प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा।
तो ये प्रेम और भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का कार्य करते थे। इनमें आपके मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास, कुतुबन मंजन, असाइद आदि प्रमुख आपके सूफी काव्य धारा के कवि है दोस्तों। इसी क्रम में अपना जो दूसरा भेद है भक्ति काल का वो है दोस्तों सगुण काव्य। सगुण काव्य में निर्गुण काव्य के दो भाग थे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इसी क्रम में सगुण काव्य के भी दोस्तों दो भाग थे, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, या राम मार्गी काव्य धारा और कृष्ण मार्गी काव्य धारा। जो राम संप्रदाय में भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते वो रामाश्रयी या राम मार्गी काव्य धारा के कवि थे, और जो प्रभु श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे दोस्तों वो आपके कृष्णाश्रयी या कृष्ण मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कहलाए। तो आइए अब हम इनके कवियों को देखते हैं। तो राम आश्रयी या राम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दोस्तों राघवानंद, राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य आपके कृष्णदास पेयहारी, और इनके शिष्य थे किल्लदास या अग्रदास। फिर इनके आगे नाभादास, तुलसीदास आदि अनेक जो अलग अलग कवि राम मार्गी काव्य धारा के आते हैं दोस्तों, जिन्होंने भगवान श्री राम की आराधना करते हुए अपनी रचनाएं लिखी। तो इसी क्रम में ये रामाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। अब कृष्णाश्रयी काव्य धारा के या कृष्ण मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में जैसे प्रमुख कवियों में थे आपके वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ, इन्होंने अपने चार चार शिष्य बनाए दोस्तों। जैसे वल्लभाचार्य के चार शिष्य थे कुम्भनदास, कृष्णदास, सूरदास और परमानंद दास। इसी क्रम में विट्ठलनाथ के भी चार शिष्य थे, जिन्होंने अपने चार शिष्यों में गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ऐसे चार चार ये 8 कवि हुए, और विट्ठलनाथ ने इन्हें अष्टछाप के कवियों के नाम दिया दोस्तों। अष्टछाप के कवियों द्वारा जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो भगवान श्री कृष्ण को आधार में लिखी गई, और कृष्ण काव्य धारा के ये श्रेष्ठ कवि थे। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आपके सूरदास जी आते हैं। इसी प्रकार रामाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास जी आते हैं दोस्तों। सबसे प्रमुख तुलसी थे और यहाँ सबसे प्रमुख सूरदास जी थे। इसके बाद कृष्ण काव्य धारा के कवियों में रसखान है, मीरा है, नरोत्तम दास है, और गौड़िय जो स्वामी चैतन्य महाप्रभु आदि अनेक कवि लोग इस कृष्ण आश्रयी काव्य धारा या कृष्ण मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने भक्ति काल को समझा। भक्ति काल के मुख्य भाग दो है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के भी दो भाग है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण के भी दो भाग है दोस्तों, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। इस प्रकार हमने यहाँ भक्ति काल को समझा। अब इसी क्रम में अपने हिंदी साहित्य का जो तीसरा विभाजन है, तीसरा भेद है, वो दोस्तों काल है, वो है रीति काल। देखो ये अपना आदिकाल था। भक्ति काल को विद्वानों ने पूर्व मध्य काल नाम से भी जाना है दोस्तों, और रीति काल को आपके उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो रीति काल को उत्तर मध्य काल नाम भी देते हैं। इसको लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इसे रीति काल नाम देते हैं, कुछ श्रृंगार काल नाम देते हैं। तो ऐसे विद्वानों ने इसके नामों में भी विभाजन किया है, लेकिन मुख्य रूप से ये किन प्रकार रीति काल नाम है उसको लेकर विद्वान ज्यादा एक मत है। तो रीति काल का समय 17वीं सदी से और 19वीं सदी तक माना है दोस्तों। इसका जो आरंभ 17वीं सदी से और अंतिम समय 19वीं सदी तक माना है। इसको भी दोस्तों हम समझने के लिए 3 पार्टों में, 3 भागों में अलग अलग विभाजित कर लेते हैं, जिससे कि हमें इसके कवियों को और रीतिकाल को समझने में सरलता रहेगी। तो पहला भाग था दोस्तों रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा में वो कवि थे दोस्तों जिन्होंने रीतियों से, परंपराओं से बंधकर रचनाएं की। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाए। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में थे दोस्तों अपने केशवदास, चिंतामणि, देव, पद्माकर, भूषण, मतीराम, सेनापति, जसवंत सिंह आदि प्रमुख कवि थे रीतिबद्ध काव्य धारा के। इसी क्रम में रीति काल का जो दूसरा भाग है, दूसरा भेद हम ले तो वो है आपके रीति सिद्ध काव्य धारा।
और रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दोस्तों एक ही कवि को माना जाता है, वो है आपके कविवर बिहारी। ये वो कवि थे दोस्तों जो अपनी रचनाओं में रीतियों को लेना तो नहीं चाहते थे, लेकिन देश काल परिस्थितियों के आधार पर इनकी रचनाओं में इनके गुण उपलब्ध होते हैं, वो रीति सिद्ध कहलाए, जैसे कविवर बिहारी आदि इसमें आते हैं। इसी क्रम में रीति काल का तीसरा पार्ट जो हम ले सकते हैं दोस्तों, वो है आपके रीति मुक्त काव्य धारा। ये वो कवि थे जिन्होंने रीतियों से बंधकर रस छंद अलंकार या यूं कहें कि नक्सिक वर्णन आदि से अलग रहकर रचनाएं की थी, स्वतंत्र रहकर रचनाएं की थी, रीतियों से बंधकर रचनाएं नहीं की, वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। और इन कवियों में प्रमुख है अपने घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, ग्वाल कवि है, आदि अनेक कवि आते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमने रीतिकाल को समझा। रीतिकाल को भी हम तीन भागों में, तीन पार्टों में डिवाइड करके, विभाजित करके समझ सकते हैं, और इसके प्रमुख कवियों को हमने देखा। इसी क्रम में अपने काल विभाजन में जो चौथा पार्ट है दोस्तों मुख्य, वो है आपके आधुनिक काल। हमने अब तक आपके आदि काल को समझा, भक्ति काल को समझा, रीति काल को समझा, अब चौथा पार्ट है अपने आधुनिक काल। और आधुनिक काल का समय दोस्तों विद्वान लेते हैं 19वीं सदी से अब तक। आधुनिक काल को लेकर विद्वानों का मत है कि इसका समय 19वीं सदी से अब तक का माना जाता है। तो आधुनिक काल के विभाजन को देखिए दोस्तों। आधुनिक काल को विद्वानों ने कई पार्टों में अलग अलग विभाजित किया है, बांट दिया है, जिससे कि इसको हम सरलता से समझ सकें। तो देखिए आधुनिक काल का पहला जो पार्ट है वो है भारतेंदु काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से लेकर और उनका रचना काल तब तक रहा जब तक का यहाँ आपके पहला पार्ट है। भारतेंदु काल का समय 1843 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक विद्वानों ने माना है। 1850 में इनका जन्म हुआ, तो उससे पूर्व 1843 से और 1900 तक का इनका समय माना जाता है भारतेंदु काल का। इसमें भारतेंदु जी, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र आदि ये आपके दोस्तों प्रमुख कवि है भारतेंदु काल के। भारतेंदु युग या भारतेंदु काल के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, ये आदि प्रमुख कवि थे दोस्तों भारतेंदु युग के। इसी क्रम में दूसरा जो विभाजन है आधुनिक काल का, वो है आपके द्विवेदी युग। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय को लेकर लिखा गया दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक का माना जाता है द्विवेदी काल। इसके प्रमुख कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, हरियोध और सनेही, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त आदि प्रमुख कवि है दोस्तों। अपने यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी है, राम नरेश त्रिपाठी है, हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध इनका पूरा नाम है दोस्तों। इसी क्रम में राम सनेही, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी काल के या द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे दोस्तों। इसी क्रम में अपना तीसरा जो विभाजन है आधुनिक काल का, वो छायावाद काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। छायावादी युग या छायावादी काल, इसका समय 1918 ईस्वी से 1936 तक मानते हैं दोस्त, और विद्वानों का मत है कि 1918 से 1936 तक का समय था। इसके प्रमुख कवियों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा आते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा, ये दोस्तों छायावादी युग के प्रमुख कवि है। इसी क्रम में चौथा विभाजन है आधुनिक काल का, वो है प्रगतिवादी युग या प्रगतिवाद। इसका समय 1936 से और 1943 तक माना जाता है दोस्तों। और इस प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवियों में नागार्जुन, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शिव सिंह सुमन और त्रिलोचन
ये आपके प्रगतिवादी युग के श्रेष्ठ कवि थे दोस्तों। इसी क्रम में अपना अगला जो पांचवा भाग विभाजन है आधुनिक काल का, वो है दोस्तों प्रयोगवाद। प्रयोगवादी युग, इसका समय 1943 से और 1953 तक माना जाता है दोस्तों, 1943 से 1953। और प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में आपके अज्ञेय आ जाते हैं दोस्तों। और अज्ञेय द्वारा दोस्तों तार सप्तक नाम से एक जो आपके तार सप्तक चलाया गया था, जिसमें इन्होंने 7 वर्ष में 7 कवियों का कलेक्शन किया, उनको इकट्ठा किया और उनके द्वारा रचनाएं लिखवाई दोस्तों। तो इस तरह इनके 4 तार सप्तक थे कुल। और प्रथम तार सप्तक 1943 से 1950 तक का है, द्वितीय तार सप्तक 1951 से 57। इस प्रकार इनके ये तार सप्तक चलते हैं, 63 से 70 आदि इनका जो तार सप्तक है। तो 4 तार सप्तक थे इनके। चारों तार सप्तकों में 7 कवियों का क्रम था, जो टोटल कितने कवि हो जाते हैं दोस्तों, 28 कवि। इनका हम विस्तृत वर्णन इन कवियों का आगामी अपनी जो विस्तृत कक्षाएं होंगी उनमें समझेंगे दोस्तों। इसी क्रम में आधुनिक काल का जो छठा भेद है, छठा भाग है, वो है दोस्तों नई कविता के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक का माना जाता है। और इसमें प्रमुख कवि अज्ञेय थे। नई कविता के प्रणेता कवियों में अज्ञेय को ही माना जाता है और इनके साथ अन्य कवि जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार अपनी नई कविता युग आता है, जो 1953 से 1960 तक का समय माना जाता है इसका। इसी क्रम में आधुनिक काल का 7वां विभाजन जो पार्ट है वो है साठोत्तरी कविताएं। तो दोस्तों नाम से ही पता है, साठोत्तरी यानी 1960 के उत्तर यानी बाद की कविताएं, जो 1960 ईस्वी से और 1975 ईस्वी तक का इसका समय माना जाता है। इसके प्रमुख जो कवि थे वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह, जगदीश गुप्त, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र आदि इसके प्रमुख साठोत्तरी कविता के कवि माने जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में अपना अगला जो पार्ट है 8वां, वो है समकालीन कविता। आधुनिक काल को 8वें भाग में बांटा, वो है आपके दोस्तों समकालीन कविता। और इसका समय 1975 ईस्वी से अब तक, समकाल तक, अब तक का माना जाता है। इसके प्रमुख कवियों में राजेश जोशी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी, अरुण कमल आदि इसके अर्थात समकालीन कविता के प्रमुख कवि थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अब तक जो आधुनिक काल का समय है उसके विभागों के साथ उसको अलग अलग जो विभाजित किया, उसके साथ कवियों को हमने देखा। तो इस प्रकार हम हिंदी साहित्य को समझने के लिए मुख्य रूप से 3 भागों को, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल को, इन हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। और 4 भागों को हमने यहां देखा। पहला काल अपना आदिकाल, और आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल जिसे नाम दिया दोस्तों भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल, और आधुनिक काल इसे दोस्तों गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, गद्य काल। और रीति काल को श्रृंगार काल और इसे कला काल आदि नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने यहां आज अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को संक्षिप्त रूप से समझा। और ये संक्षिप्त वर्णन इतना मोस्ट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हर भर्ती परीक्षा में आपके इससे 15 से 20 प्रश्न रिपीट होते रहे, पूछे जाते रहे हैं। ये हमारे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और उसके प्रमुख कवि थे। आइए आप सभी दोस्तों से मेरा यही अनुरोध है दोस्तों कि अपने सभी मित्रों को जरूर इसे शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी सब्सक्राइब करें। और मैं यही चाहता हूं दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है वो आप दिलो जान से करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।